रिग्रेट तो मतलब पहले होता था कि जेईई का तो इतना 2 साल किया वेस्ट गया, पर एक्चुअली वो वेस्ट नहीं जाता है क्योंकि बैक ऑफ द माइंड वो आपका नॉलेज रहता है और सीईटी में कहीं ना कहीं वो यूज होता है। लेकिन एक बात है, बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि टॉपर्स जो होते हैं ना वो जेईई के थ्रू ही आते हैं, बट आई थिंक ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है सब्जेक्ट तभी भी आपको करना पड़ेगा वो, क्योंकि आपको अगर कुछ अचीव करना है तो आपके मन का तो हम कंफर्ट जोन में तो नहीं रह सकते, कभी ना कभी आपको वो स्टेप आउट करके वो अचीव करना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स के हाथ में यही होता है कि अगर पेरेंट्स इतना सारा आपके लिए कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करें, तो आपके हाथ में इतना ही है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो। तो उनके लिए आप सिर्फ मार्क्स ला सकते हो और आपको तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ मार्क्स लाने। एक वक्त ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था मैथ्स में अब मेरा कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पूरा ट्रॉमा बैठ गया था मैथ्स का, और अभी ऐसा वक्त है कि उसमें भी मैं 99 क्रॉस कर रही हूँ। तो एक बहुत ही बड़ा जंप और बहुत ही प्राउड मोमेंट है, और वो सब आपके वजह से हुआ है, जो आपने गाइड किया, जो आपने मोटिवेट किया, मैथ्स को ऐसा एक अलग माइंडसेट बनाया दिमाग में। और अगर गणित अंक आज मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं इस स्टेज पर ये मेरा सपना कभी नहीं कर पाती थी, और शायद वो रिग्रेट रह जाता कि ये भी सपना मेरा अधूरा रह गया। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। एमएचटी सीईटी 2026 के दोनों अटेम्प्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं एंड गणित अंक के बच्चों ने मचाया है। लग रहा था कि 200 बच्चे 99 क्रॉस करेंगे, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद ये नंबर 250 से ज्यादा और 300 के पास पहुंचने वाला है। बच्चों, इसका मतलब है कि सीओईपी, वीजेटीआई, बड़े बड़े कॉलेज में हर 10 में से 2 या 3 बच्चे गणित अंक के होने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड अब इस साल जो 4-5 महीने में ही सीईटी की एग्जाम आने वाली है, अब आप बच्चों को और बढ़िया करना है और मचाना है, गणित अंक को एक अलग लेवल पर लेकर जाना है। तो चलिए जानते हैं वन ऑफ द टॉपर जो आज मिलने आई है। निधि पुणे से हमारे पास रहती है और आज समझते हैं उसने क्या किया, उसकी जर्नी से जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमको भी उसके तरह परसेंटाइल अगर लाने हैं तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, इसे भी टॉप कॉलेज मिलने वाला है, पुणे के कॉलेजेस चाहिए, सीओईपी, पीआईसीटी, कमिंस, ये कॉलेज पक्के हैं। चलिए समझते हैं निधि से उसके स्कोर्स एंड उसने सब क्या करा है, और आप सबके लिए बहुत सारी लर्निंग्स होने वाली है। ठीक है, तो ये पहला पॉडकास्ट है इस सीरीज में, बहुत सारे टॉपर्स आएंगे, बहुत सारे टॉपर्स अपनी बात बताएंगे। लेट्स स्टार्ट विथ निधि। निधि, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में तो एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना जाएगा, मुझे लगा था 97 98 तक जा सकता है, पर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 99.55 आए थे, और सेकंड अटेम्प्ट में लग रहा था थोड़े से बढ़ेंगे, तो सेकंड अटेम्प्ट में भी 99.78 हो गए। क्या बात है, अच्छा 99.55, 99.78। अब तो सीओईपी या आपको कमिंस या पीआईसीटी ये पक्के हैं आपके टॉप कॉलेजेस, राइट? तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है, घर पे क्या माहौल है, कैसा लगता है यार इतना हार्डवर्क किए, 1.5-2 साल लड़ाई लड़े, इतनी एग्जाम्स दी, अब अचीव करने के बाद क्या फीलिंग होती है? ये बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आया था तो मैं एक्चुअली मेरे सिंगिंग क्लास को जा रही थी, तो उस वक्त पेरेंट्स से एक्चुअली बात नहीं हो पा रही थी आधा एक घंटा, क्योंकि वो मीटिंग में थे, मैं क्लास में थी। तो जब हम फाइनली बात कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि मुझे पता चला, पर मुझे अब तुम्हारे मुंह से सुनना है कितने परसेंटाइल आए। तो वो बहुत खुश होने लगे, वो उधर इमोशनल हो रहे थे, मैं इधर इमोशनल हो रही थी। और जब हम मिले फिर मेरे भी मतलब डैड ने वो पूरा केक वगैरह लाया था, सेलिब्रेशन किया, सब नेबर्स ने, हमने बाहर भी गए थे, तो बहुत अच्छा रिएक्शन है। किसी ने भी मतलब हमारे फैमिली में कोई भी नहीं है ऐसा कि इतना अच्छा 99 पॉइंट अबाउ कोई जाएगा या फिर गया है अभी तक। तो सब एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, पर किसी को इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना मतलब 0.5 भी आएगा। और फर्स्ट से सेकंड में और अच्छा आ गया, अब तो और खुशी, मतलब और खुशी बहुत अच्छा हो गया होगा। मतलब सबको लग रहा था कि सीईटी में भी 97 98 आएंगे, और वो मतलब कहीं ना कहीं कन्विंस कर रहे थे कि ठीक है, ऐसा नहीं कि सीओईपी चाहिए, बाकी भी कॉलेजेस है, तुम उसको भी एम करो। पर मन में तो यही था कि नहीं, मुझे सीओईपी जाना है और 99.5 के अबव ही जाना है, क्योंकि सीओईपी में सारे कट ऑफ उतने ही है जनरल के लिए। करेक्ट। तो फिर वो तो कन्विंस कर रहे थे उनके हिसाब से, पर मन में भी मैं ऐसा था कि नहीं, कोई भी कुछ भी बोले, मुझे तो यही करना है, यही टारगेट है। तो ऐसा कोई बैकअप प्लान या फिर बी प्लान नहीं था, एक ही प्लान था कि बस यही करना है, सीईटी अब लास्ट चांस है और इसी में ही फोड़ना है, सब इसी में ही करना है। प्राउड मोमेंट है सबके लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पर भी आई हो, जब ये आई है आज देखो कितना कुछ लेकर आई है, राइट? बहुत प्यारा सा गिफ्ट भी लाई है अपने साथ।
Thank you, इसमें sir. गणित अंक लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सारी चीजें लिखी, सीट के साथ भी, सीट के बाद भी, अंकुश सर सब जानते हैं जुगाड़, सीट में मचाना है, फोड़ना है, गणित अंक के बच्चे सबसे अच्छे। बैचेस के नाम भी लिखे हैं, बीटा 5.0, अल्फा 5.0, पीवाईक्यू, राइट एंगल, बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया। और पता है मैंने जब इससे पहली बार बात करी ना रिजल्ट के बाद, इसने कहा था मैं आपके लिए ना कुछ अपने हाथों से बना के लाऊंगी, और ये लेकर आई गुलाब जामुन, मुझे और मेरी टीम को सबको खिलाया, बहुत टेस्टी थे। थैंक यू फॉर दैट यार। सो मस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी बहुत प्राउड फील होता है। थैंक यू राइट निधि, 99.73 लाना क्या आसान रहा? कैसे, मतलब मेरे बच्चे भी है ना 4 महीने बाद यही ड्रीम करते हैं। हाउ वाज योर जर्नी, क्या क्या आपने किया, कितने उतार चढ़ाव आए? मतलब जर्नी तो पूरी ऐसे रोलर कोस्टर टाइप की थी। कभी खुशी होती थी, दूसरे दिन ऐसा लगता था मैं कुछ कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो लास्ट जेई तक तो वो ऐसा मतलब नीचे ही जा रहा था। तो फिर जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट कैसे तैसे तो दिया। पहले तो ऑफलाइन कोचिंग थी पर सेटिस्फेक्शन उतना नहीं था, फिर ऑनलाइन भी लगाया। पर कंसेप्ट तो मैंने जेई में सारे कवर किए थे, मैथ्स हो फिजिक्स हो, सब कंसेप्ट किए थे, पर प्रैक्टिस उतनी नहीं थी जितनी चाहिए क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए। तो आता तो था देख के कि ये मैंने किया है, पर जो एक हमें टाइम मैनेजमेंट होता है, स्पीड होती है, जो कैच होता है, वो मिसिंग था जेई में। तो इसलिए मेरे जेई में ओवरऑल तो 92 परसेंटाइल थे और मैथ्स में 66 परसेंटाइल थे। अच्छा, सिर्फ 66 थे मैथ्स में? हाँ, क्योंकि कवर तो मैंने सब किए थे, सब चैप्टर्स किए थे, पर प्रैक्टिस ही नहीं थी, तो कितना ही मैं कर पाती उसमें। तो फिर तो मैंने सोचा कि 92 से अब एक ही महीना है, और 92 से एनआईटी लाने के लिए तो 98 99 चाहिए, और वो तो उतना जंप तो बहुत रिस्क था। तो उससे अच्छा मैंने सोचा जो मेरे हाथ में है वो तो मैं पहले सिक्योर कर लूँ। तो इसलिए मैंने सोचा सिर्फ सीईटी करते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो सीईटी भी ना हो जाए, जेई भी ना हो जाए, और दोनों कॉलेजेस चले जाए। बिल्कुल सही है। और फिर तो तुमने पहले अटेम्प्ट के बाद सोचा कि हाँ, अब शिफ्ट करते हैं सीईटी की तरफ। तो मैंने पूरा ही सीईटी शिफ्ट करना सोचा था, पूरा ही सीईटी करेंगे अब। तो फिर उधर भी थोड़ा सा पहले था कि होगा नहीं होगा, पर फिर ऐसा था कि नहीं, सीईटी तो पॉसिबल है और हम कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं है आता, कंसेप्ट तो क्लियर है, प्रैक्टिस ज़रूरी है और सही रास्ता चाहिए था जो अभी नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने जब मेरे बोर्ड्स के ख़त्म हो गए मैथ्स का पेपर, उसके बाद मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि कोई है क्रैश कोर्स वगैरह ऐसा। तो फिर मेरे सीनियर ने भी एक सजेस्ट किया था, गणित अंक का है, मैं इंजीनियरिंग के लिए भी उनको फॉलो करती हूँ। तो मैंने सोचा स्टार्ट करते हैं गणित अंक से, क्योंकि मिल तो बहुत सारे थे पर स्टार्ट किससे करें। तो फिर मैंने आपके लेक्चर्स देखे, वेक्टर्स का देखा, और बहुत 2-3 लेसन मैंने देखे क्रैश कोर्स से। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि बस यही मुझे पसंद आ रहा है, मैंने और ऑप्शन एक्सप्लोर ही नहीं किए वैसे। क्या बात है। फिर ये वही किया मैंने। तू फ्रेशर है ना, बोर्ड्स हाँ, दिया और बोर्ड्स के बाद तूने एक्चुअली सीईटी स्टार्ट हाँ, किया। मैंने सोचा था कि मैं 2-3 दिन छुट्टी लूंगी उसके बाद, क्योंकि जेई के बाद सीधा मतलब 10 दिन के बाद बोर्ड्स थे। तो फिर मैंने 2 दिन भी शायद लिए होंगे। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि घर के सारे लोग कुछ तो फंक्शन में गए थे और अकेली थी मैं घर पे और बोर हो रहा था, वैसे भी टीवी मोबाइल देख के बोर हो रहा था। फिर क्या करे, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ पढ़ते, क्योंकि अगर छुट्टी मिली है तो वो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिव करते, पूरा दिन नहीं तो कुछ ना कुछ थोड़ा 1-2 वीडियो देखते। तो फिर मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। फिर मैंने गणित अंक के देखे, वो बीटा से क्रैश कोर्स वगैरह देखे, पिछले साल के मैंने देखे थे। तो उधर मतलब पसंद आ रहा था मुझे, कोई पैटर्न्स थे और जेई का थोड़ा बहुत नॉलेज था। तो मैं जो सोच रही थी वो बहुत ऐसे दूर का सोच रही थी कि ऐसा भी कर सकते हैं, पर जो आपने बताया वो बहुत सिंपल वे से था। तो मुझे लगा कि ये भी वैसे सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। और वो जो ट्रिक्स थे, वो जुगाड़ थे, तो वो पसंद आने लगा था। फिर नोट्स निकालने लगी थी मैं, और फिर मैंने थोड़ी दिन के बाद आपकी राइट एंगल बैच ली, अल्फा टेस्ट सीरीज ली। तो फिर मैथ्स के मैंने मतलब कोई कंसेप्ट देखने के बाद सीधा राइट एंगल बैच से पीवाईक्यू यूज करने लगी। वेरी नाइस यार, बहुत ही बढ़िया अप्रोच रहा आपका। राइट, और जैसे आप बोल रहे थे जुगाड़ किए, यूजुअली मैं कुछ रटने के लिए नहीं कहता, जुगाड़ का मतलब फॉर्मूला लर्न करनी होता है, कॉमन सेंस, राइट? यस। ओके, अल्फा टेस्ट सीरीज भी आपने ली क्या? हाँ। कितने मार्क्स वहां आ रहे थे, कितने मार्क्स फाइनली आए, थोड़ा कितना आसपास रहा अल्फा में आपका स्कोर? अल्फा में जब मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, तो उधर तो कम मार्क्स आते थे, क्योंकि उधर नहीं था कुछ, टाइम मैनेजमेंट का पता नहीं था और कैसे सॉल्व करना है। तो फिर उधर मेरे 125, कभी 130, और मतलब ऐसे कम ही आते थे, 130 to 120 के रेंज में। तो फिर बाद में थोड़े थोड़े इम्प्रूव हो रहे थे, पर उतना नहीं था कि मैं 144 154 ला सकूं। तो मुझे लगा था कि ठीक है 98 परसेंटाइल तो मतलब क्रॉस हो उतना, जाएंगे। हाँ उतना गया तभी ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ कॉलेज मिलेगा।
तो जब मैंने सीईटी दिया, जब मैं दे रही थी एक्चुअली, तो मुझे पता चला केमिस्ट्री तो बहुत इजी आ रहा है, फिजिक्स भी डुएबल आ रहा है, सब पीवाईक्यू बेस्ड आ रहे हैं। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि अल्फा टेस्ट सीरीज इसलिए थोड़ी हार्ड रखी थी कि इधर हमें अच्छा इधर बहुत इजी लगे। हाँ। और टेस्ट में भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था क्योंकि इजी क्वेश्चन थे तो आ रहे थे। तो मेरी केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 20 मिनट में हो गई थी, फिर जो क्वेश्चन नहीं आया वो मैंने 5-10 मिनट में किए, तो उधर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा था। तो उससे मुझे पता चला कि अल्फा टेस्ट सीरीज तो बेस्ट है ही, और उस दिन वो प्रूफ भी हो चुका था कि क्यों वो बेस्ट है उतना। तो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 144 मार्क्स आ रहे थे और उधर 99.5 वो क्रॉस हो गए। बहुत ही बढ़िया हुआ वो। अच्छा, पहली बार एमएसटी सीटी में 2 अटेम्प्ट हुए, क्या लगता है अच्छा हुआ? 2 अटेम्प्ट थे, हम तो 99.55 से 99.78 चले गए, राइट? डोंट यू थिंक ये अच्छा रीजन है? क्योंकि एक आध बार कोई गलती हो जाए, व्हाट वाज योर रिएक्शन? मतलब सेकंड अटेम्प्ट के पहले तेरा क्या था, यार आज क्या होगा मेरे साथ, कितनी एंजाइटी? जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो उसके बाद 1-2 दिन में मुझे पता चला था कि केमिस्ट्री के कुछ 11th के लेसन थे, तो जहाँ पर मैंने गलती की है, फिजिक्स का भी कुछ तो था। तो मैंने सोचा था कि अगर मुझे अच्छे कॉलेजेस चाहिए, और जैसे मैंने कहा मैंने प्लान भी तो कुछ रखा नहीं था, यही था। और सेकंड अटेम्प्ट मतलब जब फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ उसके बाद कट ऑफ वगैरह देखे मैंने, तब मैंने ऐसे मतलब ठान ही लिया था कि बस अब सेकंड अटेम्प्ट मेरा लास्ट चांस है और जो भी मुझे फोड़ना है मुझे इसी में ही करना है। Correct. और मैंने टारगेट ही उधर कि बस मुझे उधर ही जाना है, उसके नीचे भी मुझे ऑप्शन नहीं है। तो फिर मैंने जब रियलाइज़ किया ये लेसन से, सिंपल लेसन से डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ रहे, वो भी मैंने गलत किए थे रीड करने के बाद भी, तब मुझे पता चला कि मेरी रिवीजन केमिस्ट्री में थोड़ी सी लैग करी थी। तो कितना बढ़िया है ना, मतलब पहले अटेम्प्ट में क्या गलतियां की समझ में आया और सेकंड अटेम्प्ट में आप वो और अच्छा करने लगे और फिर सेकंड अटेम्प्ट में इम्प्रूव भी हुआ। तो फिर मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मतलब भले ही केमिस्ट्री का जो 11th का है वो कम क्वेश्चंस आते हैं, पर अगर मुझे उस टारगेट तक पहुंचना है तो मुझे वो भी उतना ही परफेक्ट करना पड़ेगा जितना मैं 12th को टारगेट कर रही हूँ। तो फिर 11th को भी लेसन को मैंने थोड़ा प्रायोरिटाइज किया। सारे केमिस्ट्री के लेसन ऑलमोस्ट मैंने 2-3 बार पढ़े और ऐसा पढ़े कि अब तो मुझे आना ही चाहिए, गलत तो नहीं होना चाहिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे तो। और मुझे याद है सेकंड अटेम्प्ट में जब उस लेसन से क्वेश्चन आए थे तो मैंने उधर करेक्ट किया था, टेक्स्ट बुक के से लाइन टू लाइन याद भी आ रही थी। करेक्ट है। तो वो प्राउड लग रहा था कि इम्प्रूव किया और उधर नहीं गलत हुआ। ऐसा ये होता है भाई, सिंसियरिटी। ये होता है कि जो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, टॉपर की निशानी की याद आता है मैंने क्या करा है, राइट? तो बहुत ही मस्त यार, जर्नी भी सही रह रही है आपकी। तो बच्चों समझ रहे हो कि टॉपर को करना क्या होता है, ये जर्नी समझेंगे इस बच्चे की। और लेकिन कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, पहले अटेम्प्ट को भी सही देना, फिर वहां से गलतियां इंप्रूव करना, सेकंड अटेम्प्ट को भी सही देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हम सब बच्चों के 4 महीने में ही पेपर्स है, पहला अटेम्प्ट है, हमको अभी से शुरू करना पड़ेगा। निधि, आपने कहा कि आप सीईटी से शिफ्ट हुए और सीईटी का आपको फायदा होगा, कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह किए हैं। सो 2 महीने में आपने इतना कुछ मचाया है, डोंट यू थिंक कि सीईटी ही करते आप स्टार्टिंग से, जेई नहीं करते तो बेटर होता? व्हाट डू यू से? यस, मुझे लग तो रहा था कि अगर मैंने शायद दिसंबर से वगैरह स्टार्ट किया होता तो जितना 2 महीने बहुत ऐसा था कि इतने ही दिन है, इतने में पोर्शन भी कवर करना है, रिवीजन भी करना है, तो वो थोड़ा और स्मूथ होता। पर बहुत ऐसा वेस्ट गया नॉलेज ऐसा भी नहीं कहूँगी, क्योंकि जेई का कुछ ना कुछ नॉलेज हमें लगता है कि वेस्ट गया है जेई का टाइम। हाँ, तो ऐसे रिग्रेट तो मतलब पहले होता था कि जेई का तो इतना 2 साल किया वेस्ट गया, पर एक्चुअली वो वेस्ट नहीं जाता है क्योंकि बैक ऑफ द माइंड वो आपका नॉलेज रहता है और सीईटी में कहीं ना कहीं वो यूज होता है। बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन एक बात है, बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि टॉपर्स जो होते हैं ना वो जेई के थ्रू ही आते हैं, बट आई थिंक ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर तुम ही पहले से पढ़ रही होती तो तुम सीईटी के कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से कर लेती और सीईटी में बचा लेती, शायद इससे ज्यादा बचा लेती। ये तो 2 महीने में ही तुमने इतना स्ट्रॉन्ग करा है खुद को। और अगर कोई सिंसियर है, कोई जेई अच्छा कर रहा है तो सीईटी अच्छा कर लेगा, वो तो कोई बात ही नहीं है। यदि एक बार स्कोर बताओगे क्लियरली कि 99.55 में कितना मार्क्स आए थे आपको? तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ओवरऑल स्कोर 144 था, उसमें 99.5 ओवरऑल परसेंटाइल थे। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में 99.7 समथिंग थे, तो 99.7 थे उसमें, और मैथ्स में 99.2 थे। और सेकंड अटेम्प्ट में ओवरऑल स्कोर 161 आ रहा था, तो उसमें मैथ्स में 99.1 थे, फिजिक्स में 99.7 एंड केमिस्ट्री में 99.98 थे। क्योंकि उसमें 48 आउट ऑफ 50 पहली बार इतना स्कोर आ रहा था। क्या बात है, राइट? जैसे मैंने बोला था कि केमिस्ट्री तो अब मुझे रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे थे, तो वो मैंने थोड़ा केमिस्ट्री को लेकर थोड़ा हो गई थी सीरियस, तो उसलिए मतलब लगा था कि अब तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। मतलब अगर एक बार और बताऊं, सब बच्चों को ये रहता है कि कितने परसेंटाइल कितने मार्क्स में मिलते हैं, तो 99.55 144 पे थे। अगेन शिफ्ट वाइज डिफर करते हैं, बट इसके जो आए हैं
एंड सेकेंड अटेम्प्ट में 99.78 161 पर है। तो अगर आप भी चाहते हो कि मैं इसी परसेंटाइल पे आऊं तो आपको स्कोर इस तरह करना पड़ेगा, राइट। और ऐसे COEP, VJTI, PICT, SPIT बड़े बड़े कॉलेज में जाने मिलेगा। निधि, कैसे जर्नी रही? मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों अच्छे थे, स्ट्रांग थे, या कोई एक आध सब्जेक्ट वीक? क्योंकि टॉपर अगर बनना है तो क्या तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग रखना जरूरी है, तीनों पे काम करना जरूरी है? अगर आप बहुत अच्छा टारगेट कर रहे हो, जैसे 99.99 या फिर 99.98, तो अगर आपको पसंद नहीं है सब्जेक्ट, तभी भी आपको करना पड़ेगा वो, क्योंकि आपको अगर कुछ अचीव करना है तो आपके मन का तो हम कंफर्ट जोन में तो नहीं रह सकते। correct। कभी ना कभी आपको वो स्टेप आउट करके वो अचीव करना ही पड़ेगा। तो जब मैं CET मैंने शिफ्ट किया तो फिजिक्स जो मुझे पहले पसंद था JEE में थोड़ा, क्योंकि आ रहा था, पर CET में कुछ अलग क्वेश्चन थे, पूछने का तरीका थोड़ा अलग लगा मुझे। Correct। तो उसमें मुझे लग रहा था कि मतलब हार्ड जा रहा है थोड़ा। पर जब मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं इतना टारगेट कर रही हूँ तो वीक तो मैं नहीं रख सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा सोचा कि क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री कंबाइन रहता है, करेक्ट। तो अगर मैंने ऐसा सोचा कि मैं फिजिक्स को थोड़ी देर की अगर रख दूं और केमिस्ट्री को मैं स्ट्रांग बनाऊं, पर केमिस्ट्री में स्ट्रांग बना के 47-48 तक ला सकती हूँ, पर उतना आपको स्टडी करना चाहिए उस केमिस्ट्री के लिए। करेक्ट। अगर आप दोनों बैलेंस कर सकते हो तो और अच्छा परसेंटाइल की तरफ जाता है। तो अगर हायर परसेंटाइल आप टारगेट कर रहे हो तो आपको तीनों तो बैलेंस करने पड़ेंगे, क्योंकि उससे ही आप। तुम कितना मेहनत करती थी? घर वाले क्या बोलते थे तुम्हारी मेहनत को देखकर? तेरा छोटा भाई, मम्मी पापा का क्या कहना था? छोटा भाई तो मतलब वो अभी 4th में ही है, तो वो ऐसा करते थे कि दिन भर पढ़ाई करती है, मेरे साथ खेलती भी नहीं है, पूरा दिन एक रूम में बैठती है। और कभी अगर बाहर जाता मतलब फैमिली फंक्शन वगैरह होता तो सब रिलेटिव्स, पेरेंट्स बोलते थे कि मतलब चलते हैं, एक दिन तो जाएगा। पर मुझे खुद को पता था कि अगर मैं एक दिन जाऊंगी तो पूरा वो एक दिन खराब होगा, उसमें जो मैं 1-2 लेसन रिवाइज करने वाली थी वो भी नहीं होंगे। तो वो जो मतलब जाने का वक्त जो होता है तो उसमें तो खुशी मिलती है, ऐसा लगता है कि कुछ चेंज होगा वगैरह, पर आने के बाद जो रिग्रेट होता है वो उससे कई गुना होता है। और ऐसा बहुत लगता ही है सही कि कहा यार। हाँ। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, बच्चा लोग, आप बहुत बार बोलते हो, खुद भी बच्चे बोलते हैं ना कि एक दिन का छुट्टी ले लेता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ, लेकिन रिग्रेट जो बाद में बड़ा होता है वो बहुत और अगर बड़ा टॉपर है। बनना है तो ये सब सेक्रीफाइसेस करने ही करना पड़ेंगे। एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो भाई क्या बोलता था कभी कि भाई मेरे साथ खेलती नहीं है? हाँ, वो बहुत चिढ़ता था कभी कभी कि वो पूरा दिन पढ़ाई करती है। उसको जब समर वेकेशंस हुए थे तभी मेरी मई में तो CET थी, तो वो बोलता था कि मुझे टाइम नहीं देती है, खेलती भी नहीं है, और कब तुम मुझे टाइम दोगी, कब मेरे साथ बैठोगी, खाओगी, टीवी देखोगी। तो वो भी बहुत मिस करता था मुझे। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि ठीक है, एक बार ये एग्जाम होने दो, फिर तुम जैसा बोलोगे वैसा मैं करूंगी। और उसने करवा भी लिया मुझसे सब ऐसे। तो अभी एग्जाम होने का पूरा टाइम उसका है। हाँ, उसका था। वेरी नाइस यार, ये बहुत जरूरी है। एंड तुमने कहा मैं रिवीजन एक एक 2-2 चैप्टर एक दिन में करती थी, तो इसके रिवीजन नोट्स भी मैं दिखाना चाहूंगा। बच्चा लोग बहुत बढ़िया नोट्स बनाए हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब ऐसे बनाए। बहुत प्यारे नोट्स इसने बनाए हैं यहाँ पर, मैं देख रहा था, राइट। तो सारे चैप्टर्स की समरी बनाई है। इसको कैसे रिवाइज करती थी, क्योंकि रिवीजन नहीं होता बच्चों का, या इतने सारे चैप्टर्स एक बार में कैसे करूं मैं एग्जाम के पहले? तो हाउ डू यू डू दिस? जब मैंने ये इनिशियली मैथ्स का तो मैंने पहले स्टार्ट किया था नोट्स बनाना, तो उसमें मैं पहले जैसे हमारा एक चैप्टर हुआ उसके बाद मैं उसके शॉर्ट नोट्स वगैरह निकालती थी। और क्वेश्चन जब मैं PYQs लेती थी सॉल्व करने के लिए, तो एक आध अगर मुझे कंसेप्ट लगे कि ये मुझे नहीं आ रहा है या फिर ये डिफरेंट कंसेप्ट है, न्यू अप्रोच है, तो वो अप्रोच का थोड़ा सा पार्ट मैं इसमें लिखती थी, ताकि जब मैं फाइनल रिविजन करूँ तो ये मुझसे रिवाइज हो जाए। Correct। और मैंने एक सेपरेट नोटबुक भी बनाई थी, तो उसमें मैं सारे क्वेश्चन ऐसे लिखती थी जो क्वेश्चन नए हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो रिपीट हो रहे हैं, और शायद नया अप्रोच है वो मुझे नहीं आ रहा है सॉल्व करते, तो वो भी मैं करती थी। फिर डेली संडे में मैथ्स की जो वो नोटबुक मैंने तैयार की थी, तो उससे फिर से सॉल्व करती थी व्हाइट बोर्ड या फिर कुछ ऐसा लेके। तो वो संडे को ऐसा मेरा थोड़ा ऐसा होता था कि यार मतलब बहुत एग्जॉस्ट होता था कभी वीक में, तो ऐसा लगता था कि थोड़ा सा ऐसा नहीं हो रहा है, अभी बहुत बर्नआउट होने के लिए हो रहा है, पर ऐसा था कि कुछ भी अगर हो जाए मैथ्स तो मैं स्किप नहीं करूँगी। तो मैथ्स को मैं पूरा 7 दिन के 7 दिन देती ही थी। तो जो मैंने नोट्स वो बनाए थे, तो ऐसा था कि अगर बाकी नहीं हो रहा है, केमिस्ट्री की रिवीजन नहीं हो रही है, पर मैथ्स के वो क्वेश्चन तो मैं करती थी वो दिन भर में। वेरी नाइस। दिख भी रहा है यहाँ पे बहुत प्रॉपर्ली नोट्स बनाए हैं, पूरा पेज अच्छे से यूटिलाइज किया है, राइट। तो बच्चा नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है जब हम इतना बड़ा सिलेबस पढ़ते हैं। इसने वो करा, तो आपने एक नोट्स की अलग बुक बनाई जो इंपॉर्टेंट या अलग डिफरेंट क्वेश्चन लगे उसकी एक अलग बुक बनाई ताकि आखिरी वक्त में वो यूज कर पाओ। तो गुड टिप फॉर यू ऑल, है ना, ये आपको करना चाहिए अगर आपको भी ऐसे परसेंटाइल लाने हैं। तो दीदी बहुत अच्छा लगा मुझे भी सारी बातें करके।
और कुछ स्पेशल चीज, मतलब क्या फॉर्मूला है, तूने पीवाईक्यूज कितनी बार किए? अगर हम इसको शॉर्ट में कहें कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यार कॉन्सेप्ट पढ़ो, पीवाईक्यूज 2-3 बार करो, राइट, फिर टेस्ट दो, फिर वापस कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्या ये फॉर्मूला सही है? तू कैसे फॉलो करती थी? तुझे क्या गाइडेंस, कहाँ से, कैसे, क्या होता था? मैं तो पूरा आपको ही फॉलो करती थी। तो जो आप बोलते थे कि सिर्फ पीवाईक्यूज करो, इधर उधर का मत देखो, पीवाईक्यूज से हो जाता है, तो मैंने सोचा वैसे भी टाइम नहीं है, 1-2 महीने ही थे, तो मैंने सोचा पहले स्टार्ट तो करते, क्योंकि स्टार्ट ही नहीं किया तो क्लैरिटी तो नहीं मिलने वाली थी। तो फिर मैंने पहले कंसेप्ट देखे, फिर राइट एंगल बैच से मैं वीडियो पॉज करती थी, ट्राई करती थी, तो आया तो ठीक, नहीं आया तो आपसे पढ़ती थी, या फिर ऐसा भी हो जाता है कभी मेरा अप्रोच लेंदी था, आपका अप्रोच ईजी था, तो वो भी सीखने को मिलता था। तो वो राइट एंगल बैच से मैं पूरा करती थी। और उसके बाद जब टेस्ट वगैरह थे तो टेस्ट में रियलाइज होता था कि ये थोड़ा कॉर्नर मेरा वीक है, नहीं आ रहे क्वेश्चन ऐसा, तो उससे भी हेल्प हुई थी टेस्ट सीरीज से। तो पीवाईक्यू मैंने सोचा था कि पूरे पीवाईक्यू ऐसे 2-3 बार करने का टाइम नहीं था उस वक्त, क्योंकि 1-1.5 महीना ही था। 2 महीने के वक्त आई थी, हाँ, तो मैंने सोचा कि पूरा जो मुझे आता है वही पीवाईक्यू करने से अच्छा जो नहीं आता है वो एक बुक में लिखते हैं, इसलिए मैंने वो बुक में वो भी क्वेश्चन लिखे थे पीवाईक्यू में से जो मुझे नहीं आ रहे। तो मैंने सोचा इतना तो टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं सारा 2-3 बार करूँ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए मैंने ऐसा ही किया था कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वही लिखे और उसको ही रिवाइज किया। तो सेकंड अटेम्प्ट तक मेरे वो वैसे भी 2-3 बार सॉल्व करके हो चुके थे। राइट, तो कॉन्सेप्ट 2-3 बार पीवाईक्यू इनफ है ना? हाँ। बहुत सारे बच्चे ये बुक लगाओ वो बुक लगाओ, क्या जरूरी है? मैंने एक्चुअली लिया था टारगेट, मैंने क्योंकि सोचा था टारगेट से पीवाईक्यूज वगैरह करूंगी, पर टारगेट लिया, 1-2 लेसन किए, फिर वो ऐसे ही कॉर्नर में पड़े हुए थे, क्योंकि इधर से राइट एंगल बैच से बहुत पीवाईक्यूज हो रहे थे। एक्चुअली टारगेट सिर्फ केमिस्ट्री के लिए यूज हुई थी, क्योंकि केमिस्ट्री पहले से मेरा थोड़ा सा अच्छा था और कॉन्सेप्ट ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन थे, तो टारगेट उसमें यूज हुआ। पर बाकी मैथ्स फिजिक्स जो सॉल्विंग के थे तो उधर उतना यूज नहीं हुआ, क्योंकि उधर सॉल्यूशन भी जो ऑनलाइन दिखता था तो वो पूरा ऐसे लिखा हुआ होता था। हाँ। इतना बेटर नहीं होता था बुक्स में, वो सॉल्यूशंस का प्रॉब्लम है। या वीडियो सॉल्यूशन देखे तो फटाफट वीडियो देख के आगे बढ़ सकते हो, टाइम सेव होता है। और वो अप्रोच भी जो एक टीचर का अप्रोच होता है और जो थियरी का अप्रोच होता है वो अलग होता है, क्योंकि आप जैसे बताते हो, समझा के बताते हो, और आपको समझता है कि बच्चों को क्या नहीं समझ में आता है, तो वो डाउट्स भी ऑटोमेटिकली सॉल्व होते हैं उधर। पर टारगेट में ऐसा, मतलब मैं 5-10 मिनट सॉल्यूशन देख रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो वैसे ही पढ़ी रही, फिर वो राइट एंगल बैच से किया मैथ्स का सब। वेरी नाइस यार, रोलर कोस्टर सही में थी आपकी जर्नी। 6-8 महीने आप ऑफलाइन गए, फिर ऑनलाइन ट्राई किया, खुद से मेहनत करी, लेकिन आज जो रिजल्ट मिला, कैसा सुकून है ना ये। यस सर, राइट, इन लोगों को मेहनत करनी चाहिए ना इस सुकून के लिए। यस, मतलब जब आपको ऐसा ये जब दिन आएगा तब आपको सब जो एफर्ट्स है वो ऐसा लगेगा यार मैं इतना कर रही थी, मुझे अभी खुद पर बिलीव नहीं होता है कि मैंने इतना किया है। मतलब जब मैं गांव से वापस आई थी छुट्टियां एंजॉय करने के बाद, ऐसे टेबल के पास गई तो मुझे लिटरली गूज़बम्स आ रहे थे कि यार इस टेबल पर कितना टाइम बिताया, इधर मैंने इतना पढ़ाई किया, तो ऐसे सेटिस्फेक्शन होता है। हम मतलब बाद में सब वो एफर्ट्स वर्थ होते हैं। और मैं वही बोलूँगी कि गॉड हैज़ ऑलवेज बेटर प्लान्स देन अस। मेरा जेई उतना अच्छा नहीं गया जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, पर कुछ ना कुछ भगवान ने आगे अच्छा लिखा था, तो बस उस पर बिलीव करो, आगे बढ़ते रहो और गिव अप मत करो, क्योंकि बिलीव इन योरसेल्फ एंड बढ़ते रहो आगे। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी नाइसली सेड मेरे बच्चा, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, बहुत अच्छा गाइड किया है आपने सबको। और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी मेरा एक्सपीरियंस, कि जब मैंने जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो उसमें मेरे मैथ्स में 66 परसेंटाइल आए थे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस भी मतलब कंसेप्ट सब कवर किए थे, पर उसमें प्रैक्टिस भी नहीं थी मेरी। तो उसके बाद मैंने जब डिसाइड किया अब मुझे सिर्फ सीईटी करना है, तो मैं सिर्फ सीईटी के पीवाईक्यूज करती थी, और आप जैसा बोलते थे ये रिवाइज करो, ये क्वेश्चंस करो, तो मैंने सिर्फ आपको फॉलो किया था। तो उसके बाद जब मैं सेकंड अटेम्प्ट देने गई थी तो मैं 0 जेई की पढ़ाई करके गई थी, सिर्फ सीईटी की पढ़ाई करके गई थी। तो 66 परसेंटाइल से सीधा 95 परसेंटाइल मैथ्स में आए थे, जेई में। और हमारा जेई सीईटी करके भी जेई अच्छा कर सकता है। मतलब मैं खुद ही शॉक हो गई कि मैंने तो कुछ जेई का पढ़ा भी नहीं था, तो फिर भी इतने परसेंटाइल आए। और उसके बाद मैंने वैसे भी सीईटी ही मैं करने वाली थी, तो आगे भी जब कंटिन्यू किया तब फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट दोनों में मेरे डायरेक्ट 95 से 99.2 परसेंटाइल है। तो एक वक्त ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था मैथ्स में अब मेरा कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पूरा ट्रॉमा बैठ गया था मैथ्स का। और अभी ऐसा वक्त है कि उसमें भी मैं 99 क्रॉस कर रही हूँ, तो एक बहुत ही बड़ा जंप और बहुत ही प्राउड मोमेंट है। और वो सब आपके वजह से हुआ, जो आपने गाइड किया, जो आपने मोटिवेट किया, मैथ्स को ऐसा एक अलग माइंडसेट बनाया दिमाग में,
तो उसके वजह से वो भी बहुत अच्छा जंप हुआ। और वो आपकी बहुत सारी मेहनत है उसमें, वो भी नहीं, बहुत पर अच्छी है। सर मेहनत करेंगे जब रास्ता दिखेगा, और वो रास्ता आपने दिखाया मुझे कि ऐसा चलो ये करो। और जो आप हर एक स्टेप में से हाथ पकड़ के लेते थे कि अब ये करो वो करो, तो इससे ही मतलब मोटिवेशन मिलता था कि अभी भी हो सकता है, और उससे ही थोड़ा आपने बहुत ही बढ़िया build up बताया, किया। क्योंकि हमें बहुत बार डाउट आता है इस बात को कि यार ऑनलाइन हम कर रहे हैं, कितना Yes. बच्चे हमें साथ दे रहे होंगे। और जब तुम कह रही हो कि हाथ पकड़ के चलो, यानी आई कैन फील, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चा ऐसा सोचे। Yes. और अगर वो सोच पा रहे हैं तो इससे अच्छी जीत, मतलब ये सबसे अच्छी बात है हम सबके लिए, Yes. गणितन के लिए। मतलब आप मतलब वर्चुअली पढ़ाते थे, पर ऐसा कभी लगता नहीं था कि ऑनलाइन है वगैरह, क्योंकि जो ऐसा लग रहा था यार ये कैसे हुआ, तभी आप बता देते अगर आप सोच रहे ये कैसे हुआ तो ये ऐसे ऐसे सॉल्व हुआ। तो मैं सोच रही थी कि सारे डाउट तो आपको पता है और आप वो सॉल्व भी कर रहे थे, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि ये पूछना है वो पूछना है, वो कहीं ना कहीं किस ना किस वीडियो में सॉल्व हो जाता था। और ऐसा लगता था कि मतलब पर्सनली मैं कनेक्ट कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो वो एक ऑनलाइन में होके भी ऐसा कनेक्शन बन गया था कि मतलब एक टीचर ऐसा खुद पढ़ा रहा है, वर्चुअली पढ़ा रहा है, तभी ऐसा लग रहा था कि इतना अच्छा offline ये की तरह। पढ़ाते थे ऐसा। और ऑफलाइन से तो कई गुना ज्यादा तो अभी ऑनलाइन के मतलब आप जैसे टीचर्स है, इसलिए हमारा कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। तो ऑनलाइन पढ़ के भी बहुत मजा आता था, सारे कंसेप्ट सीखने में, जुगाड़ सीखने में। ऐसा लग रहा था कि हम कुछ ऐसा मतलब सीख रहे हैं, ऐसा टेंशन नहीं आता था या फिर बर्डन नहीं लगता था। वैसे स्मूथली सारे प्रोसेसेस हो जाते थे, लेसन सीखते हैं, PYQs कर लेते थे, और ऑनलाइन में भी बहुत मजा आने लगा था। और अगर गणित अंक आज मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं इस स्टेज पर ये मेरा सपना कभी नहीं कर पाती थी, और शायद वो रिग्रेट रह जाता कि ये भी सपना मेरा अधूरा रह गया। तो सिर्फ आपके वजह से, आपकी टीम के वजह से और गणित अंक के वजह से मैं मेरा आज सपना पूरा कर पाई, पेरेंट्स को प्राउड कर पाई। और पेरेंट्स जब प्राउड होते हैं तब उनके चेहरे पर जो खुशी होती है, तो वो खुशी देख के हमें इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो सारे एफर्ट्स, सारे वो जब हम बोलते थे कि सैक्रिफाइसेस जो हमने किए हैं, वो सारे ऐसे मिट जाते हैं, वो सिर्फ हैप्पीनेस नजर आता है। वेरी नाइस यार, और तो इसलिए हार्ड वर्क करो, है ना। यस, पेरेंट्स भी मतलब बहुत सपोर्ट करते थे कि ठीक है ऑफलाइन नहीं तो तुम जो बोलोगी वो हम देंगे, ऐसा उनका था। तो मतलब वो सारा सपोर्ट करने को रेडी थे। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि सारा मतलब मुझे मिल रहा है, सारे मतलब पेरेंट्स दे रहे हैं मुझे खुद से, तो अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं क्या उनके लिए कर सकती हूँ। उनके लिए अभी तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती बहुत बड़ा कि ये लेके दो वो लेके दो। तो मेरे हाथ में उतना ही है कि मैं उनको मार्क्स लेके दूँ, मैं उनको एक फेम अच्छा लेके रिजल्ट दूँ। दूं। हाँ, एक मुझे पर्सनैलिटी में उनके साथ बिल्ड एक करूँ। प्राउड फील होता है ना पेरेंट्स को भी, जब Yes. जाते रिलेटिव्स के बीच में कि मेरी हाँ, बच्ची कि यार। बच्ची है, यस। हाँ। तो मेरे मतलब स्टूडेंट्स के हाथ में यही होता है कि अगर पेरेंट्स इतना सारा आपके लिए कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करे, तो आपके हाथ में इतना ही है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो। तो उनके लिए आप सिर्फ मार्क्स ला सकते हो, और आपको तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ मार्क्स लाने। तो मुझे कभी कभी ऐसा, जब मैं डिमोटिवेट होती थी, तो कभी कभी ऐसा लगता था अगर मैं ये भी नहीं करूँगी तो मैं क्या करूँगी पेरेंट्स के लिए, ऐसा लगता था। तो वो भी एक मोटिवेशन जैसा था कि मुझे करना है, कुछ तो करना है, अब बहुत हो गया, ऐसा एक था मन में। अमेजिंग यार, आई होप बच्चे यहाँ से बहुत सारी बातें सीखेंगे और बहुत कुछ अपने CET स्कोर्स में, अपने लाइफ में पेरेंट्स के थ्रू, है ना, करेंगे, मचाएंगे। यस। राइट, आपका मोटिवेशन क्या था? क्योंकि ना बहुत बार क्या होता है, मेहनत बहुत करते हैं। व्हाट वाज योर मोटिवेशन? तुमने जैसे कहा कि तुम हर जगह 99.99 लिखती थी, थोड़ा बताओ ना कि इन बच्चों को क्या देखना चाहिए सपना, ताकि वो हर रोज मेहनत कर पाए। मैंने जब जेई हुआ तब जेई का टारगेट था मेरा, पर कहीं ना कहीं वो नहीं हो रहा था कंप्लीट। तो फिर मैंने कैसे वैसे दिया फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद जब मैंने CET पूरा शिफ्ट किया, तो मेरे दिमाग में था, जब मैंने कट ऑफ भी देखे तो सारे COEP वगैरह के कट ऑफ 99.56 के अबाउट उसके ऊपर ही है। तो मैं ऐसे रैंडमली घर पे गई और मैंने देखा यार कोई भी 99 से नीचे है ही नहीं कट ऑफ, और जनरल के लिए तो है ही नहीं, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। Correct. तो फिर मैंने सोचा था कि अगर मुझे इसमें आना है तो मुझे ये तो करना ही पड़ेगा, और मेरे पास और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो पेरेंट्स को भी सेटिस्फाई करना था, प्राउड करना था कि नहीं मेरा जेई हुआ। और वो भी ऐसे नाखुश नहीं थे जेई से, उनको पता था कि 92 भी मतलब अच्छा इस achieve सिचुएशन, किया है। हाँ मतलब जिस सिचुएशन से मैं गई हूँ सेल्फ स्टडी करके जो लाया है, तो वो सेटिस्फाई थे। पर मैं सेटिस्फाई नहीं थी कि मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो फिर ये था कि अब ये मेरा लास्ट चांस है, जो कुछ करना है इसमें ही करना है।
तो ऐसा मेरा था कि इधर से ही अब सब करना है, यही लास्ट चांस है और यही मेरा मतलब मैंने प्लान बी वगैरह कुछ रखा नहीं था, एक ही एम रखा था। और मैं जब ऐसे सोचती थी तो ऐसा था कि अगर ऐसा लगा कि एक कंसेप्ट नहीं आ रहा है मेरे को, क्योंकि मतलब ये हार्ड जा रहा है, ऐसा अगर लग रहा था, तो मैं ऐसा कहती थी खुद को कि देखो अगर तुमको उधर पहुंचना है तो ये भी तुमको करना पड़ेगा और दूसरा ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो रादर देन स्किप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अगर मैं स्किप करूंगी वही क्वेश्चन आए तो मेरे परसेंटाइल भी गिरेंगे और मैं उस तक नहीं पहुंच पाऊंगी। वेरी नाइस। तो ऐसा था कि नहीं यार, स्किप तो नहीं करना है, ये भी करना है और ये भी करना है, सब करना है, उधर जाना मतलब जाना ही है, मतलब मुझे दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था, बस यही है और यही मुझे करना है। तो एक बार वो ऐसा बोलते ना, एक बार अगर ऐसे बर्नआउट मतलब ऐसे आग लगती है तो वो ऐसे अचीव ही करना है, ऐसा था फिर। राइट, और हर जगह 99.99 लिख के रखा, हाँ। दिखना चाहिए हाँ, और यही मेरा टारगेट है। टेबल पर लिखा था, फिर मैंने फिर डायरी पर भी लिखा था। और मैं कभी कभी इमेजिन भी करती थी ऐसे सीन्स की अगर मेरा रिजल्ट आ जाए, मैं ऐसे पॉडकास्ट दे रही हूँ, क्योंकि जब मैंने पिछले साल के पॉडकास्ट देखे थे तो लगा था कि यार मुझे भी एक दिन उधर जाना है, कैसे लोग ऐसे इतने परसेंटाइल अचीव करते थे और कैसे पॉडकास्ट देते, यार काश मैं भी कर पाऊँ ऐसा। और वो सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स भी मोटिवेशन बन के वो मतलब पढ़ाई करने का फिर ऐसा मन मोटिवेशन करता आ और जाता ज्यादा था। मोटिवेशन मिलता है। और यस, पेरेंट्स तो एक रीजन थे ही, क्योंकि उनको मुझे बहुत प्राउड करना था कि मतलब ऐसे वो बोल सके कि यार मेरी बेटी ने इतना अचीव किया है ऐसा। करेक्ट। तो वो भी एक था। बहुत सारे रीजन है बच्चों करने के लिए, एक तो उठा लो, पेरेंट्स को प्राउड करना है, खुद को प्राउड फील कराना है, Yes. इन कॉलेजेस में जाना है, पॉडकास्ट में आना है जैसे इसका था। अमेजिंग यार, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, Thank you, sir. आपने तो कर दिखाया है 99.73। अब COEP VJTI कौन सा, क्या पुणे के कॉलेजेस सिर्फ? हाँ, टारगेट तो पुणे के कॉलेजेस है, तो COEP तो टारगेट कर ही रही हूँ, अगर ब्रांच कौन सी मिले तो, या फिर कमिंस या PICT वो भी देख रही हूँ। बिल्कुल सही है, और सब कॉलेजेस आपके लिए खुले हैं अब तो। सो निधि, इस पूरे जर्नी में गणितज्ञ ने कैसे हेल्प किया आपको, क्या कंट्रीब्यूशन रहा? गणित अंक ने तो बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और खुद पर बिलीव करना सिखाया कि अगर एक आधा सम है और वो अभी नहीं सॉल्व हो रहा है, तो जैसे आप बोलते थे अभी नहीं सॉल्व हुआ पर अगले बार वो सॉल्व होना चाहिए, तो ऐसा एटीट्यूड मेरा बिल्डअप होने लगा और खुद पर ऐसा विश्वास आने लगा कि यार मैं कर सकती हूँ, अभी भी बहुत चांस है। और फिर जैसे सेकेंड अटेम्प्ट के पहले ऐसा लग रहा था कि अब मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करे, नोट्स भी रिवाइज किए, तो अब क्या करें सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि दिन भी बहुत सारे थे। यस। तो फिर आपने जो स्प्रिंट बैच स्टार्ट की थी जिसमें फर्स्ट अटेम्प्ट के आप क्वेश्चंस ले रहे थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है, वैसे भी मैं आपको ही फॉलो कर रही थी, तो मैंने वो भी बैच की थी, उसमें सारे क्वेश्चंस किए थे और वो भी सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत हेल्प किया था। वैसे क्वेश्चन आए थे, वैसे टाइप के क्वेश्चन आए थे, उसमें भी नया सीखने को मिल रहा था। तो सेकेंड अटेम्प्ट से पहले भी मैंने वही किया था कि आपसे पहले वो सारे क्वेश्चन किए, उसके बाद फिर से जो उसमें भी जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, जो कंसेप्ट नहीं आ रहे, वो मैंने नोट्स में बना लिखे के थे रखे और वो फिर से पढ़ती थी। बहुत ही अच्छा। और सर और एक था कि इनिशियली जब मैंने लेसन्स वगैरह स्टार्ट किए पढ़ने के लिए, तो मैं पूरा जीरो से कर रही थी मैथ्स के लिए। तो फिर इनिशियली जो छोटे छोटे लेसन थे, तो वो पूरे दिन में PCM मिला के 3 हो जाते थे, ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। एक दिन में 3 चैप्टर कर पा रही थी। पर जैसे जैसे थोड़े बड़े चैप्टर आने लगे, वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन वगैरह, तो मुझे समझ में आया कि एक दिन में ऐसा हो रहा है कि ना मैं इधर कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, ना मैं इधर कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो दोनों मेरा वीक रह जा रहा था, फिजिक्स और मैथ्स। तो फिर मैंने सोचा कि जैसे आपने टाइम टेबल दिया था पूरा फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले कि एक दिन मैथ्स करेंगे, एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री करेंगे, तो फिर मैंने 4-5 दिन होने के बाद मैंने सिर्फ वो वही फॉलो किया टाइम टेबल। तो उसमें मैं वेक्टर्स लेती थी, कभी तो सुबह ऐसा उठ के मैंने वेक्टर्स लिया, तो मैं पूरा दिन वेक्टर्स करती थी जब तक वो 2019 के PYQs नहीं हो जाते, तो 20 तक या फिर 19 तक, और अगर बहुत बड़ा लेसन है तो कभी 21 तक। तो ऐसा 4 मतलब 4 to 5 ईयर्स तक मैं वो PYQs करती थी और पूरा दिन फिर मैथ्स ही करती थी, फिर अगले दिन फिजिक्स केमिस्ट्री। तो जब मैंने ऐसा स्टार्ट किया तब थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मैं पूरा उसको टाइम दे रही हूँ उस लेसन को, तो ये भी एंजॉय किया ना प्रोसेस को, मतलब ऐसे मजे से करा जो भी करा। तो वो एक था कि मतलब पहले मुझे लग रहा था कि मैं फिजिक्स को भी नहीं उतना टाइम दे रही हूँ और मैथ्स को भी टाइम नहीं दे रही हूँ, तो 3 सब्जेक्ट एक दिन में ऐसा मैंने सोचा था कि हो जाएगा,
पर सिर्फ मतलब आपको लगता है ऐसा, पर आप खुद को भी पूछना चाहिए कि क्या मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, क्या मैं खुद मतलब उस लेसन को उतना टाइम दे रही हूँ आधा जितना अधूरा तो नहीं देना छोड़ रही हूँ चाहिए। मैं, है ना? हाँ, और ऐसा मतलब अंदर से लग रहा था कि यार मैंने सोचा था 3 घंटे करना है, पर उससे भी ज़्यादा हो गया और मेरा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो जो मैं कर रही हूँ उसको भी थोड़ा-थोड़ा ऐसे मतलब छोड़ देती थी, या फिर ऐसा करती थी कि ठीक है ये बाद में देख लेंगे, पहले ये करती हूँ। तो पर वो जब मैं सोती थी तो लग रहा था नहीं यार, मैंने वो लेसन नहीं अच्छे से किया है, स्किप किया है कंसेप्ट। तो फिर बाद में जब मैंने इसे शिफ्ट किया कि एक दिन पूरा मैथ्स, एक दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, तब मैं खुद से सैटिस्फाइड होने लगी कि अच्छा मैंने इतने पीवाईक्यूज किए, इसके इतने किए हैं। तब मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं प्रॉपर जा रही हूँ और प्रॉपर कर रही हूँ। तो ये आपको खुद को भी पूछना चाहिए कि क्या मैंने सही किया है, क्या मैं सैटिस्फाइड हूँ। और जब आप सोओगे तो आपका मन आपको बोलेगा आपको कि ये अच्छा किया है या ये नहीं किया है, और वो आपको ही पता रहता है कि आप कैसे कर रहे हो यू नो पढ़ाई। योरसेल्फ वेरी वेल। और किसी को कुछ भी कह दो, खुद को पता ही है। हाँ, कि आप कितना कर रहे हो और कितना नहीं कर रहे हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कि अगर आपको वो परसेंटाइल टारगेट करने हैं, तो आपको छोटी से छोटी भी चीज आपको करनी है जो दूसरे नहीं करते हैं, क्योंकि आपको उतना आपको अचीव एक टॉपर करना बनना है, सबसे आगे बढ़ना है। हाँ, तो जो जैसे मैंने पहले 11th को इतना नहीं फोकस किया था, पर बाद में रियलाइज हुआ मतलब अगर 10 क्वेश्चन है, पर उसमें से भी अगर ऐसा क्वेश्चन है कि बाकी के जो हमारे 40 क्वेश्चन है, तो उसमें से कि अगर 2-3 क्वेश्चन है 12th के जो मुझे नहीं आ रहे, तो बचाने वाली 11th के क्वेश्चन है हमें। तो अगर हमें उतना टारगेट करना है, तो हमें दोनों को भी उतना 11th भी कंट्रीब्यूट करना देना होगा, पड़ेगा। 12th भी हाँ, करना होगा, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। यस, मतलब 12th तो पहले करना ही है, उसको तो फोकस करना है, पर 11th को इतना नहीं इग्नोर करना है कि हमने कुछ देखा ही नहीं इसका, क्योंकि वो भी क्वेश्चन कुछ कुछ इजी आते हैं जो हमें सेव करते हैं लास्ट मोमेंट। बिल्कुल सही कहा, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत अच्छा गाइड करते हो आप। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा। Thank एंड you. बच्चों, आपको भी निधि की तरह स्कोर करना है, नीचे कमेंट करके बताओ टारगेट क्या है आपका। अब सिर्फ 4-5 महीने बचे हैं, दिसंबर में फर्स्ट अटेम्प्ट है, और फर्स्ट अटेम्प्ट को ही जोरों शोरों से देना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप बताना कि निधि से क्या क्या सीखने मिला है आपको, और आपका टारगेट भी क्या है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।